अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्किरैन ताहिर। ईरान जंग बंदी के सिलसिले में कल बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल होंगे सऊदी अरेबिया के, मिस्र के और तुर्किया के, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान वुड बी देयर। तो कल क्या इस बैठक के नतीजे में क्या बड़ी पेशरफ्त होती है, दैट विल हैव टू बी सीन। एक साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से बात की है और इसी सिलसिले में उनको शायद ठंडा करने की कोशिश की है कि आप आएँ, टेबल पर बैठें और डेलीगेशन भेजें, यूएस के साथ बात हो। यूएस भी कुछ कंसेशन देने के लिए तैयार है। काफ़ी सारी इस टाइम बातें चल रही हैं कि शायद एक जो है ख़ास किस्म का डेलीगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस्लामाबाद में मौजूद है और जो है बैकडोर चैनल के तहत बातचीत स्टार्ट हो चुकी है और उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। और ये चार जब फॉरेन मिनिस्टर्स बैठेंगे कल, तो उम्मीद है कि कुछ चीज़ सामने आए। साथ में ईरानी प्रेसिडेंट ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग आज इशू की है। उसने कहा कि अगर हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स के ऊपर, हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपने अटैक किया, इसराइल और यूएस उनको वार्न कर रहा है, अगर आपने अटैक किया तो इसका रिएक्शन वो होगा जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब नॉन सीरियस टॉक के मास्टर हैं एट द मोमेंट, अपीयर्स टू बी, और उनकी ये टॉक कंटिन्यू है। उनका आज जो फ्रेश कमेंट आया है, उन्होंने हरमूज के ऊपर बात की है कि इट इज़ नो मोर स्टेट ऑफ हरमूज, इट इज़ स्टेट ऑफ ट्रंप। हरमूज का नाम भी वो अब ट्रंप करना चाह रहे हैं, मीन कि इस पे हम कब्जा करेंगे और इसका नाम ट्रंप हो जाएगा। एक और बड़ा कंसर्निंग इशू है, वो अपने पैनलिस्ट से भी हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। वो ये है कि गल्फ रीजन के कंट्रीज़ ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि अगर आप जंग बंदी करने चाह रहे हैं तो मेक श्योर दैट वन थिंग, कि ईरान की जंगी सलाहियतों को जो है वो आपने लगाम देना होगी। सो इसमें इसको अगर हम डिसाइफर करें, डिकोड करें, तो इसमें बहुत बड़ा ही मैसेज लग रहा है, जैसे कि शायद ये जंग बंदी के लिए उस तरह से एग्री नहीं कर रहे और चाह रहे हैं कि ईरान की फौजी सलाहियत को टोटली क्रिपल कर दिया जाए, उसके बाद जंग बंदी हो। इट मीन्स कि फिर नियर फ्यूचर में हम जंग बंदी की तरफ हेड नहीं कर रहे, जा नहीं रहे, और जंग जारी रहेगी। और आज की एक और बड़ी खबर ये है कि यमन के हौसेस जो हैं वो इस जंग में उतरे हैं। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे दागा है, तो जंग बढ़ती जा रही है। और दूसरी जानिब किसी किस्म का फ्रॉम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये इंडिकेशन नहीं है कि हम सीज़ फायर की तरफ इमीडिएटली हेड कर रहे हैं, आल्दो के इंटरनेशनल प्रेशर इस पे माउंट कर रहा है कि आप फौरी तौर के ऊपर एटलीस्ट ऑल काइंड ऑफ अटैक्स जो हैं ऑन ईरान वो बंद कर दें। ये एक पॉजिटिव जेस्चर होगा जो कि लिया जाएगा टूवर्ड्स परमानेंट सीज़ फायर बिटवीन ईरान, इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस पूरे इश्यू को जो है डाइसेक्ट करेंगे हमारे साथ एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स मोहम्मद मेहंदी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम मेहंदी साहब। और साथ में हमें ज्वाइन करेंगी फ्रॉम लंदन शहरबानो खान साहब। मेहंदी साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ और क्वेश्चन सबसे पहले मैं यही कंसर्निंग पूछ लूँ, गल्फ रीजन का जो ये स्टेटमेंट है गल्फ रीजन कंट्रीज़ का, कि आपने अगर जंगबंदी की तरफ जाना है तो मेक श्योर ईरान तगड़ा ना रहे, उसके बाद जाएं। तो ये किधर जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शुरू से ही जो है ना जी, वो जीसीसी कंट्रीज के अंदर एक डिवाइड मौजूद है और अब वो डिवाइड जो है वो खुलकर सामने आ गई है। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई के मुफादात आपस में टकरा गए और यमन के अंदर सऊदी अरेबिया को यूएई के ऊपर हमला तक करना पड़ा। तो ये उसी का पेश क़ैमा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, जैसे भी आपने फरमाया, वो इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इस्लामाबाद आने का मकसद क्या होगा? इस्लामाबाद आने का मकसद तो यही है कि फौरी तौर पे कोई मुज़ाकरात, कोई नेगोशिएशन शुरू। लेकिन दूसरी तरफ जीसीसी कंट्रीज़ ने जो एलामिया जारी किया है
उसमें भी सऊदी अरब एक मेंबर है। तो एक बड़ी तनी हुई रस्सी के ऊपर जो है बहुत सारे मुल्क चल रहे हैं और उनको बहुत दफ़ा समझ नहीं आ रहा कि बैलेंस रखने के लिए क्या करें, क्योंकि यूएई ख़ास तौर पर इस बात तक पहुंच गया है कि अगर इसी तरह लड़ाई ख़त्म हो जाती है जी जी और इसका कोई तस्वीर हो जाता है या कम से कम सीज फायर हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर यूएई के लिए आने वाले वक्त के अंदर ज़्यादा जी जी गुंजाइश होगी। और यूएई जो है वो क्योंकि बहुत करीब है, और इसी तरह बहरीन, ये दो मुल्क हैं जो किसी सूरत में भी ये नहीं समझते कि उनके लिए आसानी होगी अगर इस तरह लड़ाई ख़त्म होती है, क्योंकि इससे एक तासुर जाएगा कि ईरान अगर फातेह नहीं भी है तो ईरान इतना तगड़ा था कि उसने अमेरिका की जो जंग थी अपने ऊपर मुसल्लत कर दा, उससे अपने आप को बचा लिया या कम अज कम उसको डिफेंड कर दिया। जी तो ये वो सूरत हाल है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और ये सूरत हाल हमें इस अलामिये से पहले से ही नज़र आ रही थी, और जो लोग थे वो इस पर बात कर रहे थे कि जो यूएई के साथ जो मामलात बनते जा रहे हैं ख़ास तौर पे ईरान के, और ये जो चीज़ है अब आप इसको ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक तसव्वुर ये मौजूद है कि यूएई बुनियादी तौर पे इस वक्त जो है वो इसराइल की शय के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है, और इसराइल को अगर इस खत्ते के अंदर उसके मफादात को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो यूएई कर रहा है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो ये सारा कुछ सामने आया है, और अब ये देखना पड़ेगा कि जो कल आप जिस इजलास की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पहली बैठक जो थी वो रियाज में ही हुई थी, और ये वाली बैठक जो थी वो अंकारा में होनी थी, लेकिन उसकी जगह को तब्दील करके उसे इस्लामाबाद किया गया, क्योंकि पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद का नाम ज़्यादा आ रहा था, और इस्लामाबाद में मेरी मालूमात के मुताबिक तुर्की का एक ऑलरेडी एक वफद जो था वो मौजूद था, और इसी तरह अमेरिका का भी आँख और कान का जो वफद होता है वो इस्लामाबाद में आया हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इस्लामाबाद को बेहतर जगह समझी गई, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि अगर ये मुज़ाकरात हुए तो ये मुज़ाकरात का ज़्यादा चांसेस यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। हाँ बिल्कुल मैंने साहब मैं वेलकम कर लूँ शहरबानो साहबा ने ज्वाइन किया है। शहरबानो साहबा आप ज़रा अपना जो है फ्रेम देख लीजिएगा। मैंने साहब इसमें पॉइंट सबसे बड़ा फिर यही है कि मींस के हम हेड नहीं करे, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स इमीडिएट सीज फायर, होस्टैलिटीज कंटिन्यू रहेंगी जब तक जो है आपका मेन गल्फ रीजन को ये कंसर्न जो है एड्रेस नहीं हो पाता। देखिए, असल में ये जंग अगर फर्ज करेंगे ये वक्ती तौर पे बंद हो भी जाती है, तो इसके बाद सबसे ज़्यादा जिस मुल्क को इस जंग के बाद इन तमाम चीज़ों को फेस करना होगा वो इसराइल होगा। और इसराइल के लिए जो है वो इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह का सीज फायर की बात हो रही है, तो उसके अंदर इसराइल के लिए काफ़ी मुश्किलात होती है, और विद इन द इसराइल जो ऑलरेडी आपको पता है वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ा पेचीदा सा है। वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन लड़ती हैं और फिर वो असेंबली में आती है, और वहाँ पर हमेशा जो है एक कंबाइंड किस्म की कोalition हुकूमत बनती है, और तसव्वुर ये है कि इस साल के एंड के अंदर वहाँ इलेक्शन हो सकते हैं, और फिर जो उनका अभी तक बजट पास नहीं हो सका है और 31 मार्च उनका डेडलाइन है बजट की। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन के अंदर ये सीज फायर होती है तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात होंगी वो इसराइल के लिए होंगी, और इसलिए इसराइल चाहता था कि किसी तरह ये जंग ख़त्म होने से पहले ही इस बात का बाकायदा उसे यकीन हो जाए कि अब ईरान की तरफ से जो है उसके लिए कोई नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि हुसीज़ ने भी आज हमला कर दिया, और पिछले 2 हफ्तों से हिजबुल्लाह ऑलरेडी जैसे के अंदर, और हम देखा कि जो इसराइल है और ख़ास तौर पे इसराइल के जो तेल अवीव के मेयर है उन्होंने जिस तरह रो कर अपना किस्सा सुनाया, तो बुनियादी तौर पर जो हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स फायर हुए और मिसाइल्स फायर हुए उससे जो नुकसान हुआ है शुमाली तेल अवीव का, उसके ऊपर वो रो रहे थे और चीख रहे थे। तो बुनियादी तौर पर इसराइल के लिए भी, और इसराइल से हटकर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कुछ और मुल्कों के लिए भी, इस शक्ल के अंदर अगर जंग बंद होती है तो उनके लिए एक बहुत ही सूरत हाल खतर। कहाँ इसराइल जो था वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा था, वीकन सफीर जो तल अवीव
में बैठा हुआ था, वो फरात से लेकर दजला से लेकर नील तक की बात कर रहा था। और आज सिचुएशन ये हो गई है कि इजराइल की अपनी जो वो है वो जाकर यूनेस्को को जो है शिकायत कर रहा है कि हमारे आबादी वाले इलाकों के अंदर जो है यूनिसेफ के हमारे आबादी वाले इलाकों के ऊपर ईरान हमले कर रहा है। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है कि जिस वक्त ये जंग शुरू हो रही थी तो अमेरिका का और इसराइल का यही ख्याल था कि ये जंग वो बहुत जल्दी जीत लेंगे और बहुत जल्दी जो है वो ईरान के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा और खास तौर पे उनकी रिजीम बदल जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और अगर ना रजीब बदलने के बाद जो है जो सिचुएशन डेवलप होगी, असल में आप उस तरफ इशारा कर रहे हो और बिल्कुल वो बहुत ही पानी तेज होगी और इस खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन होगा वो बिल्कुल और तरीके से देखा जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पिछले साल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के वक्त जो सूरत हाल थी, उसमें ख्याल यही था कि हिंदुस्तान जो है बड़ा फूल के और ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन जंग का जब रिजल्ट बरामद हुआ तो जो खित्ते की सिचुएशन है, जो इलाकाई सूरत हाल है या जो दोनों मुल्कों की सूरत हाल है, उसमें तब्दीली आ गई। और अगर इस तरह ही यहाँ पर भी सीजफायर होता है तो लामहला ईरान जो है वो अमर्ज करेगा एक वेस्ट एशिया की बड़ी पावर के तौर पे। राइट। बिल्कुल भाई साहब, शहरबानो साहब की तरफ मैं आऊँगा अब, लेकिन एक ब्रेक के बाद यहाँ ब्रेक लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं जारी रहते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शहरबानो साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम लंदन। शहरबानो साहब, आप लंदन में हैं और आपका इंटरेक्शन आप मुझे बता रही थी कि ईरानी जर्नलिस्ट के साथ भी है, तो और ईरानी जो है एक्टिविस्ट के साथ भी। तो एक तो उनके सेंटिमेंट्स थोड़े से बताइएगा, लेकिन बिफोर दैट अभी मेहंदी साहब पूरी बात बता रहे थे इस हवाले से कि जो गल्फ रीजन कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि ईरान का जो मसल है वो फौजी मसल वो पूरी तरह से क्रश हो, तभी आगे बातचीत बढ़ी जाए। जबकि आपके जो सामने भी है, मेहंदी साहब ने भी बताया कि ऐसा नहीं है, ईरान अभी पूरी तरह से भरपूर फाइट कर रहा है। तो ये टोटल निगेट नहीं कर रहा जो अमेरिका का क्लेम है कि हमने 90 to 95% इसकी बहरी, फौजी और बाकी सारी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जिस कंट्री के पास अगर 5% रह गया सब कुछ, तो वो किस तरह से फाइट बैक कर रहा है? ये माइंड बोगलिंग है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी जुल्करनैन, देखिए, एक तो हालात हाजरा है जो हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान हमला इजराइल पे कर रहा है। ये सारी सब चीज़ें एक तरफ, हम अब ज़रा पीछे चलते हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है और इसको पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है और कौन कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो कि एक विजिबल जो डिवीजन पैदा हो गई है, कौन सी ताकतें किस साइड के ऊपर खड़ी हुई हैं। हम अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका का जो प्राइमरी जो बुनियादी हदफ था वो ये था कि उसने रेजीम चेंज करनी है। अब एक हेड ऑफ स्टेट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो इलेक्शन जिस तरीके से भी जीत के आया है, उसने ये कहा कि हमने रेजीम चेंज कर दी है। नंबर वन, ये इस किस्म की मुजायका खेज किस्म का उसकी स्टेटमेंट है, जो कि खुद भी उसके अपने जो एनालिस्ट हैं, अगर आप उन लोगों उसके हार्ड को रिपब्लिकन एनालिस्ट जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था, वो अब उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन जिन जर्नलिस्ट को वो ये समझता है कि वो उससे गलत सवाल करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इजाजत भी नहीं देता है ना। उनको फेक न्यूज़ कह देता है स्ट्रेट अवे कि यू आर फेक न्यूज़, यू नो मोर जर्नलिस्ट। कल जो है इवन व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उसने भी ऐसा ही किया। सो माय पॉइंट इज कि हमें एक चीज सामने नजर आ रही है, अटैक हो रहा है, वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। काउंटर अटैक नहीं कर रहा ईरान, वो डिफेंस है, उसका डिफेंस है। और देखिए, जब हम बात ये करते हैं कि उसका सो गोइंग बैक टू डोनाल्ड ट्रंप, उसका सबसे पहले हदफ ये था, उसने एक खामेनाई को कत्ल किया जिनको शहादत नसीब हुई, और दूसरा खामेनाई आ गया। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ है। दूसरी बात ये है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने ईरान को
फ्री करना है, वहाँ पे ख़वातीन के जो राइट्स हैं वो मजरू होते हैं। तो इन ख़वातीन के राइट्स क्या हैं? इन द एप्स्टीन फाइल्स ने तो सब कुछ ले बेयर कर दी है। सबके सामने एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी हुई है कि राइट्स की बात जहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ चंद ममालिक के लिए है। उन ममालिक में ईरान आता है, पाकिस्तान, ये जिनको हम तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं। ये जो सारे का सारा ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, द बिल ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस है, बेसिकली अब ये इतने खोखले हो गए हैं। और अगर आप ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच भी सुने जो उन्होंने कल दी है कि ये जितने के जितने चार्टर्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ये बेमायनी है। सो ऑब्जेक्टिव टू completely eradicate and eliminate Iranian जो है उनकी लीडरशिप, नंबर 1, ये तो एक आप कह लें सरासर एक क्रिमिनल किस्म की स्टेटमेंट है जिसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए। अच्छा, तो इनकी औरतों को, इनके लोगों को फ्रीडम वो लोग देंगे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ ज्यादतियां की नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, ये एप्स्टीन फाइल्स कह रही हैं। और जिसको कहा भी जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स वन ऑफ द रीजंस में भी जिसको बेस बना के ट्रंप को ब्लैकमेल किया गया है, क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम आता है। ये खैर पूरा फॉरेन मीडिया लिख रहा है इसके ऊपर। आता जी, अगर आप लेटेस्ट चीज पढ़े, ईरान ने हैक किए हैं जो कि इनकी डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, इनकी जो पैम बॉन्डी है अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका, उसने तो सारी की सारी फाइल्स रिलीज भी नहीं की नहीं। लेकिन अब आपको ये पता चलेगा प्रोबेबली इन द कमिंग फ्यूचर कि तकरीबन CIA से लेकर हर बड़े नाम जो अमेरिका में हर बड़ा नाम है उसने विजिट किया हुआ है एप्स्टीन की आइलैंड को। ओके, सो गोइंग बैक टू द वॉर, अब बात ये है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला हो गया। अब यहाँ पे पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं वो मीडिएट कर रहे हैं। ये कितनी एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है कि पहले 13 ममालिक ने ईरान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग टर्की, ईरान को कंडेम किया बाय राइटिंग अ लेटर एंड प्रेजेंटिंग इट एट एन इंटरनेशनल फोरम। कंडेम किया कि ईरान GCC की कंट्रीज को, अरब इमारात को हिट ना करे। तो आप देखिए ना, वो 13 के 13 जो बेसिकली अलाइज हैं ऑफ US मेनली। जी, ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई हुई है। देखिए, जो कि बहुत दुख की बात है, लेकिन अब चूंकि सामने आ गई हुई है, हमें ये पता चल गया है कि कौन किस जानिब खड़ा है। पहले हमें ये था, ढकी छुपी बात होती थी कि इजराइल के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बहुत खुल के सामने आती नहीं है और पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है। तुर्की जो, और ये मैं नहीं कह रही है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि तुर्की जो मीडिएट भी कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा उनकी अभी भी वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, को ऑयल प्रोवाइड करते हैं, जिसको ऑयल प्रोवाइड करता है। टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री, मैं मंजिल साहब की तरफ भी आऊँगा। मंजिल साहब, आई थिंक तुर्की इज़ द फर्स्ट कंट्री इन बैक इन 1948 में इसराइल बनाया, तो 49 में पहले साल के अंदर ही तुर्की वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसने इसको रिकग्नाइज कर लिया था। तो मंजिल साहब, मुझे ये बताएं कि जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर आ रहा है, चाइना की तरफ से भी है, रशिया की तरफ से भी है, ऑन US, कि आप ऑल काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी फॉर द टाइम बीइंग वो बंद कर दें पहले, उसके बाद मुज़ाकरात को चांस से तो आगे मामला चले। एक तरफ गल्फ रीजन का हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली कुछ और स्टांस है, लेकिन वेस्ट और ये इसको कह रहे हैं कि हॉस्टिलिटीज इमीडिएटली आप बंद करें, गुडविल जेस्चर दें। तो आपको लगता है कि ट्रंप इस पे ही टू दैट सजेशन? देखिए सुल्करनैन साहब, मैं ना इसको इस अंदाज के अंदर देखता हूँ। देखिए, हर मुल्क जो होता है ना जी, उसकी एक अपनी खुद मुख्तारी होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अभी आपने तुर्की की बात करी कि तुर्की जो है पहला मुसलमान मुल्क था, तो ईरान जो था वो दूसरा मुसलमान था। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बनाए थे। 1929 तक ईरान के इसराइल के साथ जो थे वो ताल्लुकात मौजूद थे। अच्छा, इसी तरह देखिए, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर करारदाद रूस ने पेश करी जिसमें मजम्मत की गई अमेरिका और इसराइल की,
सवाई पाकिस्तान के किसी मुसलमान मुल्क ने उस करारदाद की हमायत नहीं करी और बाकायदा मुसम्मत करी। और जिस करारदाद की अभी बात कर रहे हैं कि 13 मुल्कों ने ये कहा कि आप क्यों जीसीसी पे हमले कर रहे हैं, उस तकरीर के अंदर भी जो हमारे वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने फिर के दौराना मुनासिब समझा कि अमेरिका और इसराइल ने गैर कानूनी तौर पे ईरान पर हमला किया है और हम इसकी अभी इसके साथ साथ कि हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि 13 इन खलीजी ममालिक पे ईरान क्यों हमला कर रहा है, तो हम उसकी भी मजम्मत करें। तो पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस पॉलिसी रखी है। और पाकिस्तान को तो देखिए, जिस दिन दोहराना नहीं ये चाहिए, ये वक्त नहीं है दोहराने का। मेरी ईरान वालों के साथ आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से मेरी बड़ी दोस्ती है, मैं बार बार आता जाता हूँ। लेकिन जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में थे और एमओयू साइन कर रहे थे इंडिया के साथ, सिक्योरिटी एमओयू। तो इसके अगर हम पुराने गड़े मुद्दे उठाएंगे तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार है, उसके अंदर शायद ही ईरान की आवाम किसी और मुल्क के लिए, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, इतने अच्छे जज्बात रखती और उनकी हुकूमत जितने अच्छे वो आज हमारे बारे में या हमारी हुकूमती पॉलिसी के बारे में। इसीलिए आप ये देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई है, ये 5वीं दफा है कि ईरानी सदर से वजीर आजम पाकिस्तान की बात हुई और ये बात 1 घंटे से भी ज्यादा पर मुश्तमिल है। 1 घंटे जो है ना, अभी नौरोज वाले दिन बात हुई थी 21 मार्च को, आज जो है 27 मार्च है तो दोबारा बात हो रही है। तो पाकिस्तान अपनी सी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान का जितना जुस्सा है उसके मुताबिक। अब जो आपने बात करी है, देखिए यूरोप भी यही कह रहा है, यूरोप भी ये कह रहा है कि जनाब ईरान को भी ये हक हासिल नहीं है कि ईरान जो है वो किसी पर हमला करे। और यूरोप भी ये कह रहा है कि जो हमास ने हमला किया था इसराइल पर शुरू में, वो भी गलत था। तो यूरोप जो है वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। हाँ, जहां तक आप बात कर रहे हैं रूस की और चाइना की, हाँ उनका बिल्कुल मौकफ ये है कि सबसे पहले जो गैर कानूनी जंग, क्योंकि गैर कानूनी का लफ्ज़ यूज किया जाए, जर्मनी ने भी इस्तेमाल की है कि ये गैर कानूनी जंग जो है वो ईरान पर मुसल्लत की गई है। तो यही वाली बात जो है, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि चाइना और पाकिस्तान एक पेज पर है और पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है इस जंग के हवाले से, वो चाइना के मशवरे के बगैर नहीं कर रहा, बल्कि एक एक हिच्ची बिच्ची, जिसे पंजाबी में कहते हैं, एक एक हिच्ची बिच्ची जो है वो डिस्कस हो रही है चाइना से और उसके बाद बात आगे बढ़ाई जा रही है। तो पाकिस्तान का रोल इस वक्त बहुत अच्छा है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल वही रोल अदा कर रहा है जो दुनिया के ममालिक कर रहे हैं, जो चीन कर रहा है, जो रूस कर रहा है, या जो यूरोपियन मुल्क कह रहे हैं कि भाई आप फौरी तौर पर दोनों साइडों के अंदर जंग को रोका जाए और जंग रुकने के बाद उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाए जो बार बार जंग की वजूहात बनती है और उन मौज़ूआत को ख़त्म किया जाए जिसकी वजह से जंग बाकायदा रुक सके। तो ये है जो यूरोपियन भी चाह रहे हैं, चाइना भी चाह रहा है और पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश। शहरबाना साहब, आपसे मैंने पूछा था कि ईरानियन का आपका इंटरेक्शन हुआ है, राइट्स एक्टिविस्ट ईरान के और जर्नलिस्ट, उनका सेंटिमेंट बताइएगा, क्या कह रहे हैं वो? देखिए जुल्कनन, यहाँ पे 2 किस्म के ईरानियंस मुकीम हैं। एक तो वो जो कि शाह के ज़माने में इधर आ गए थे और दूसरे वो जो कि आयतुल्लाह खामेनी को, ईरानियन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहरी तौर पे जो शाह के ज़माने में यहाँ पर एग्ज़ाइल में हैं या सेल्फ एग्ज़ाइल में हैं, उनके लिए ईरानियन गवर्नमेंट का चेंज होना वो चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन आप यकीन कीजिए कि उनके अंदर भी जो इमोशंस अब हैं, जो सेंटिमेंट्स ये हैं, क्योंकि उनके कईयों के रिश्तेदार अभी भी ईरान में हैं, सबके सब तो इधर नहीं रहे हुए, कि ये ईरान के ऊपर जो बेजा किस्म के हमले हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि यूरोपियन ममालिक भी यही चाहते हैं, रशिया भी ये चाहता है, चाइना भी ये चाहता है, नंबर 1 पाकिस्तान चाइना के सलाम मशवरे से नहीं चल रहा, वो उसके ऑर्डर्स से चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान तकरीबन चाइना का है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ओवर हियर। देखिए, हमारी जिस किस्म की लैंग्वेज है, हमारी जिस किस्म का माइंडसेट है, वो हमें उस जगह पे ले आई है जहां पे ये जंग के आगाज शुरू हो चुके हुए हैं, एक तरफा।
अगर हम ईरान को कह रहे हैं कि आप जंग बंदी करें, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, हम लोग फलस्तीन चलते हैं, जरा हम हुथीस, हम यमन चलते हैं। ये ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की ना, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स ईरान ने तो नहीं किए। और देखिए मेरी एक बात सुने, मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ, हल मिन नासे यंसुरना, ठीक है, ये अल्फाज थे इमाम हुसैन के करबला के अंदर कि है कोई जो मेरी मदद को पुकारे। अगर इस वक्त हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जो कि ठीक है, ये हमें करना भी चाहिए, लेकिन कहीं भी दोनों जगह ठीक नहीं होती और दोनों जगह गलत नहीं होती। हमें एज मुस्लिम्स, और यहाँ पे मैं एज मुस्लिम्स बात जरूर करूंगी, तो मैं सेक्युलर स्टेट में नहीं रहती। मैं पाकिस्तान एक इस्लामी मुआशरा है। हम इस्लाम के नाम पे देखिए जो रेटरिक के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो पर्सनल है, तो मैं उसी नारे के नीचे खड़े होके ये सवाल कर रही हूँ। आप लोगों के ईरानियंस की आवाज सुनाई दे रही है, बेशक वो बैठ के वहां पर डील साइन कर रहे थे न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन उस डील का हरगिज ये मतलब नहीं था कि हम कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। यहाँ पर जितने पाकिस्तानी यकीन कीजिए उन सबको इस चीज का खदशा है। मैं सिर्फ शियों की बात नहीं कर रही, अहले तशय्युओं की बात नहीं करी, उनको इस चीज का खदशा है कि पाकिस्तान एक जो गेम खेल रहा है वो पाकिस्तान के हक में तो ठीक है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इसके आगे लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होंगे। आपने जब कैटेगोरिकली डिनाई किया है इजराइल को, आपके पासपोर्ट के ऊपर आप इजराइल नहीं जा सकते, आप बैठ के मीडिएट कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हिच साइड डू यू सेल। मीडिएशन में हमने उसको कट किया हुआ है, इसराइल को, उसका हमारा लेना देना कुछ नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल से हम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, और हम यूएस डोनाल्ड ट्रंप क्या इजराइल नहीं है? देखिए आप जिसको हम कहते हैं ना, विजुअल्स को जब देखते हैं तो ये सब विजुअल्स हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट इजराइल नहीं है, लेकिन देखिए जब आप अमेरिका से भी बात करते हैं, बेसिकली आप इजराइल से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है इट्स नो लॉन्गर अ स्टेट। देखिए जैसा नोम चॉम्स्की ने कहा है, इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल, इट्स नो लॉन्गर एन अमेरिकन स्टेट। और जहां तक ईरान के जवाबी हमले हैं, तो वो उसका राइट है, उसका लीगल राइट है कि वो जवाबी हमले करे। इट्स नॉट जी वो बिल्कुल कर रहा है। शर्मा साहब आपकी तरफ मैं लास्ट कमेंट पर आऊँगा, लेकिन बिफोर दैट मेहदी साहब से मैं कमेंट ले लूँ। एक आखिरी 2 रिस्पॉन्सेज हैं। मेहदी साहब, इसके आपका इसमें इस गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छे सोर्सेज हैं आपके डिप्लोमेटिक सारे, उसमें जो र्यूमर्स चल रही हैं कि एक जो है आला सतही वफ्द अमेरिकन जो है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और बैक चैनल पे सारी चीज़ें वही देख रहा है और सबको डायरेक्शन या आप कह लें सबको एंगेजमेंट के हवाले से वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें हमें बताइएगा। देखिए जुल्करनैन साहब, बहुत सारी बातें हैं जिसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम कोई सुनेगा तो वो ये देखेगा कि कौन बैठा हुआ था और उसने क्या बात की। देखिए, एक तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि बलूचिस्तान जो है वो चाइना के पास है ना, इसका कोई अशर अशीर भी चाइना के पास नहीं है, ठीक है। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना, आप मेरे साथ एक दफ़ा चाइना तशरीफ भी लेके जा चुके कि चाइना के साथ क्या है क्या नहीं, तो इसलिए इसकी ये तो बात ही आप छोड़ देना, इसकी कोई हैसियत। यहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात है, मैं भी उसी तरह उस पर बिलीव करता हूँ। जो उन्होंने 10 मुहर्रम को कहा और उन्होंने लोगों को जो पुकारा, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखिए, हर बात को मजहबी, वो जो पाकिस्तान में टच देने वाली बात है ना, उसको उस तरह टच नहीं देना चाहिए। और पाकिस्तान ने कहीं पर भी इजराइल की हमायत नहीं करी, ना पाकिस्तान ने किसी, मेरा नहीं ख्याल के पूरी मालूमात है इस वक्त पाकिस्तान जितनी मदद कर रहा है, बस मैं इतनी बात आपको बता देता हूँ, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान उनका पूरा साथ दे रहा है। और ये उन्हें भी पता है और पाकिस्तानियों को भी पता है कि पाकिस्तान क्या साथ दे रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सोर्सेज से लेकर हर चीज जो है वो ईरान को दे रहा है। अब इससे ज्यादा मैं एक टेलीविजन पर बात नहीं कर सकता। दूसरी बात, अभी आपने जो फरमाया ना कि
पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर बिल्कुल देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं तो दुनिया के ममालिक के वफूद उस मुल्क के अंदर आते हैं और अपनी बात को पेश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहाँ से वहाँ की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े यूरोपियन सफ़ीर को ये मौका दिया है कि वो ईरान एम्बेसी जाए और ईरानियन एम्बेसडर से मिले। अब ये बातें टीवी पे कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ कि बात कुछ और रंग में हो गई है, वरना रोजाना 3-4 प्रोग्राम हो रहे हैं, इस तरह का रंग नहीं है। तो मकसद कहने का ये है हजूर कि पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन पे नहीं चल रहा। पाकिस्तान जो बेहतर समझता हो सकता है बहुत गलत समझता हो, बिल्कुल गलत पॉलिसी हो, इंडिया भी तो बुरा अपसेट है। अगर आप देखें पाकिस्तान को जो इस टाइम रोल मिला हुआ है, कोशिश कर रहा है और ईरान इस कोशिश से बहुत खुश है। खामनाई साहब के बरखुरदार मुश्तबा खामनाई साहब ने नौरूज पे पहली जो ऑडियो तकरीर की, उसमें अगर किसी मुल्क का जिक्र करना जरूरी समझा तो वो पाकिस्तान, बस पाकिस्तान, नो डाउट। सिराची साहब को जरूरत पेश आई तो उर्दू के अंदर उन्होंने ट्वीट की कि पाकिस्तानी समझ सके। अब परिश्कियान साहब जो हैं वो जो कुछ भी बात कर रहे हैं उस पे सिर्फ उन्होंने अब तक 2 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है, एक का नाम रूस है और एक का नाम पाकिस्तान है। तो उनको ज्यादा इल्म होगा निस्बतन मेरे से कि ईरान की कौन हमायत कर रहा है और कौन हमायत नहीं कर रहा। तो बुनियादी तौर पे सबके चैनल चल रहे हैं, सब अक्सर बात बता रहे हैं। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है, हो सकता है कामयाब हो सकता है नाकामयाब। बिल्कुल ठीक। और मैं सब थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया। शहरबानो साहब, आखिरी कमेंट आपकी तरफ आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगली टर्न जो है मुझे ईरान से फारिग हो लेने दो, क्यूबा तुम्हारा नंबर है। तो इस पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। उसकी बात पर मैं यकीन करूंगी, बिकॉज आप देखिए बेसिकली उसका माइंडसेट जो है वो वाइल्ड क्वेश्चन का है। आपने काउबॉयज की फिल्म वगैरह देखी होंगी, लेकिन फिर ट्रंप साहब ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं उससे। हाँ जी जी, सॉरी, मैंने कहा ट्रंप जो है वो ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं फ्रॉम काउबॉय मूवीज, उसी वेस्टर्न स्टाइल में। वेस्ट वाइल्ड जो है वही टच देते हैं हर चीज में। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक प्लीज चीज वाजे करना चाहूंगी कि ये रंग मैंने नहीं दिया। ये मेहदी साहब जो बात कर रहे हैं, ये मैंने रंग नहीं दिया। नहीं कोई बात नहीं, वो मेरा ख्याल, हाँ जी बिल्कुल आपका व्यू पॉइंट भी आ गया, उन्होंने अपना कर दिया। मैं चाह रहा था बस ट्रंप के ऊपर आखिरी कमेंट कर दें। देखिए जुल्फिकार, ट्रंप ने एक चीज आपको वाजे कर दी है पूरी दुनिया को कि देयर इज नो सच थिंग एज डेमोक्रेसी। उसकी तकरीबन 70 से और बिटवीन 60 to 70% जो उसकी जो लोग हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं और वो इस जंग की हिमायत नहीं करते। लेकिन उसका जो ऑटोक्रेटिक तरीकाकार है वो हर चीज को बिल्कुल रिजेक्ट करता है, क्योंकि ट्रंप जो है उसकी अपनी किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, उसका कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से आप हमारे दोनों पैनलिस्ट के व्यूज़ आपने सुने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे और काफ़ी इसमें क्लैरिटी भी थी। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान का तो मीडिएटर का रोल है, ओवरऑल द वर्ल्ड। और ट्रंप का माइंड आप देख रहे हैं किधर जा रहा है। इवेंचुअली जो 10 दिन की डेडलाइन है उसके अंदर क्या ईरान के साथ कोई ब्रेकअप पैचअप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या दोनों टोटल पोल्स अपार्ट डाइवर्जेंट स्टांसेस के साथ लड़ते रहेंगे। ये हमें अगले एक वीक के अंदर पिक्चर जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीक मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।